और इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक होता है विद्युतीय झटके। तो विद्युतीय झटके में कह रहा है यहाँ के इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देने से पहले फॉर द ट्रीटमेंट, यानी कि आपको किसी को उपचार देने से पहले भाई उसको बारे में समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। या किसी को सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक या किसी व्यक्ति को लग गया है तो उसको अगर लग गया है तो नेक्स्ट टाइम उसको बता देना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा भी झटके लग सकते हैं तुम्हें, इससे कम भी लग सकते हैं। इन चीज़ों को पहले पहचानो। इनसे अगर टच होना है या स्पर्श हो जाना है या अगर कहीं तुमको दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो तुम नहीं जानते हो तो दूसरे से पूछो, समझ लो कि ये हमारे लिए खतरनाक है या हमारे लिए डेंजर है या नहीं है। तो उसके लिए कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए एक कोई निर्देश अगर देना होता है तो सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में हमें ये बताना है कि शैल बी प्रोमिनेंटली यानी कि प्रमुखता से डिस्प्लेड इन ऑल स्विच रूम्स, उसे ले जाइए जहाँ पे इलेक्ट्रिक के काम हुए हैं या हो गए हैं या लगे हुए हैं इक्विपमेंट, तो उनको बताया जाए कि जैसे ये फैन है, ये उसका कटअप है, ये एमसीबी है, ये उसका बल्ब है, ये स्विच है, ये डबल प्लग है, ये सिंगल प्लग है, ये 2 वे है, ये 1 वे है, ये सब यानी कि अगर हम उसको बताएंगे ये फ्यूज है, क्या क्या है, आरसीडी है, ये ईएलसीबी है, ये जीएफसीआई है। तो अगर हम उसको बताएंगे तो ये समझ जाए कि हाँ ये क्या चीज़ है। अगर कहीं शॉर्ट हो रहा है, किसी कोई व्यक्ति झटके में पड़ रहा है तो फटाक से हम क्या करेंगे, उसको पकड़ने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, हम स्विच को ऑफ करेंगे, कनेक्शन को हम काटेंगे, एमसीबी को डाउन कर देंगे ताकि जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उस बॉडी में तो उस बॉडी में अब ना हो, रुक जाएगा तो उसे हम बचा सकते हैं। तो उसको क्या कर रहा है कि प्रोमिनेंटली यानी कि प्रमुखता से आप डिस्प्ले कीजिए, यानी कि उसको दिखाइए, उसको बताइए। अगर मान लीजिए कि आपको या किसी व्यक्ति को एक बार में लग गया झटका, तो आए उस तरह से अगर वो कोई दूसरे को लग सकता है, तीसरे को लग सकता है, तो वो आकर के बताता है। जैसे आप लोग भी कहीं भी देखिएगा कि कहीं डायरेक्टर वगैरह शादी ब्याह में अगर कहीं का होता है तो कहा भाई तारवा टच होता है तो कहीं जी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, हाँ, तो उसको क्या करेगा कि टेप लेगा, लेकर के लपेट देगा, होता है ना जी। तो जिसको अगर शॉक हो जाता है तो वो बताएगा कि कहाँ से आ रहा है, तो उस जगह पर व्यक्ति अगर जा रहा है या वो व्यक्ति नहीं जानता है कि शॉक क्या चीज है, हम कोई भी तार पकड़ ले या कोई अनजाना है, समझ में नहीं आया, हमने तार पकड़ लिया जिसकी वजह से शॉक लग गया, तो हम जब नहीं जानेंगे तो पकड़ लेंगे, जब जान जाएंगे तो होशियारी के साथ, केयरफुली के साथ, ना भैया ज्यादा लापरवाही नहीं, ना तो ऐसा मारेगा ये कि होश बिगाड़ देगा। तो इसके लिए क्या कर रहा है कि डिस्प्ले कीजिए, उसको दिखाइए कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये मेन बोर्ड है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड हर सप्लाई करता है हर रूम में, जहां जहां भी होता है उसका कनेक्टिंग होता है एमसीबी के द्वारा होता है। पूरे एक ही एमसीबी पर पूरा लोड नहीं दिया जाता है, बांट दिया जाता है, एक रूम के लिए एक, दूसरे रूम के लिए दूसरा, तीसरे रूम के लिए तीसरा, चौथे रूम के लिए चौथा। इस तरह देखिएगा डीबी में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें पूरा बांट देता है, 4 गो 5 गो 6 गो, जैसी जितना रूम रहेगा उस हिसाब से वो कनेक्ट करके आपको जोड़ के दे देता है। उसमें एक चीज होता है आरसीडी होता है, उसके बाद एक होता है कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो कि सबका लोड लेकर के तब एमसीबी को देता है और एमसीबी प्रत्येक रूम के लिए सप्लाई करेगा। प्रत्येक रूम का अलग अलग एमसीबी होता है। अब उसमें पावर के हिसाब से होता है कि अगर कम पावर का है, जैसे एक रूम में जितना देना है तो उस रूम के लिए अलग एमसीबी लगेगा। पूरे अगर बिल्डिंग के पावर को खर्च करना है तो उसके लिए बड़ी एमसीबी लगेगा, हाई पावर का लगेगा, जैसे 63 एम्पियर का या 32 एम्पियर का या 60 एम्पियर का या 40 एम्पियर का, अलग अलग एम्पियर के आता है। अगर पूरा लोड अपने एमसीबी पर देखना है तो पूरा लोड को भी हमें बचाना है और रूम के सप्लाई को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए 2 टाइप के एमसीबी लगते हैं, एक लगते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन जगह पर और दूसरा एक एमसीबी रहता है जो उच्च पावर का होता है, वो पैनल बोर्ड में रहता है। तो पैनल बोर्ड जो कि सबसे मेन होता है, वहीं से कोई भी धारा कंट्रोलिंग होती है तो वहां पे लगाना हाई पावर का जरूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जगह पर जाएगा तो वहां पे हर रूम में हर फ्लैट में देखिएगा कि अलग अलग उसका बोर्ड होता है और हर अलग अलग बोर्ड का जो पावर सप्लाई देना है वो सारे एमसीबी पर डिवाइड कर दिया जाता है। ज़्यादा लोड एक एमसीबी पर देंगे वो लोड नहीं सहन कर पाएगा, धारा को नहीं रोक पाएगा, करंट को नहीं रोक पाएगा, फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बार बार ट्रिप हो जाएगा।
लोड ज्यादा होगा ट्रिप हो जाएगा, इसलिए उसको बांट दिया जाता है, 2 की जगह 3 लगा दिया जाता है, 1 की जगह 2 लगा दिया जाता है, तो छोटे पावर का यानी कि छोटे सप्लाई के लिए। अब बड़ा जो होता है बड़े पावर का, तो वो मेन पैनल बोर्ड में आपका रहता है। तो इसमें क्या कहता है कि डिस्प्ले कीजिए, उसको दिखाइए, किसी को बताइए, समझाइए कि ये एमसीबी है, अगर लोड ज्यादा हो जाता है तो ये डाउन हो जाएगा। इसको अगर या कोई व्यक्ति सट रहा है या कोई व्यक्ति उसमें टच हो रहा है, किसी में धारा प्रवाहित हो रहा है, या भींगा हुआ था या गिरा हुआ था वो पकड़ लिया है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले हम उसको नहीं पकड़ने जाएंगे, बोर्ड को ऑन ऑफ करने जाएंगे, हम कट ऑफ करने जाएंगे। तो उसको यहाँ स्विच रूम दिखाइए, वर्क प्लेस पर। अगर उसको नहीं मालूम है, किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश है या जानना चाहिए कि भाई इसके लिए हमें सुरक्षा कैसे करना है, या किसी व्यक्ति से अगर हमको शौक लगता है, कोई व्यक्ति शौक में है, तो हम उसको कैसे बचाएंगे, क्या जा करके उसको हम पकड़ लेंगे ऐसे? जब उसको पकड़ेंगे तो हमारे अंदर भी धारा प्रवाहित हो जाएगी, धारा प्रवाहित होगी तो हम लोग भी हिलना डुलना एकदम शुरू। अगर उसको तार पकड़ा है, आप उसको पकड़िएगा, आपको बचाने के लिए कोई दूसरा है, इससे लंबी लाइन लग जाएगी। और जब कट ऑफ करेंगे, ऑफ कर देंगे, कनेक्ट धारा का प्रवाह रोक देंगे, तब सब आदमी हमको बचाना है, तो वो कहेगा हमको, तो हमको ऐसे पूछेगा हुआ क्या था जी, शौक लगा। तो जो व्यक्ति नहीं जानता, एक ऐसा पिक्चर भी देखे होंगे आप लोग, कॉमेडियन फिल्म में निकला था कि उसमें एक पकड़ता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बारी बारी से, कॉमेडियन फिल्म हो, देखिए बारी बारी से सब पकड़ने लगता है। अब पकड़ते पकड़ते क्या जी, जब तक कि कोई व्यक्ति चला गया, देख लिया गाड़ी ये तो इलेक्ट्रिक शॉक में के अंदर में ये लोग आ गया है, तब जाता है स्विच को ऑफ कर देता, ऑफ करता है तो सब लोग गिर जाता है जैसे तैसे। क्योंकि जितने देर तक ले धारा प्रवाहित होता रहेगा, वो तो दिखाया है, कॉमेडी है वो, क्योंकि ऑफ होगा तो भी हिल रहे हैं। उतना देर तक ले कोई व्यक्ति अगर हिलते रह जाए तो गिरने के बाद फिर उठेगा नहीं। सारे लोग समझिए कि उतना देर में तो मृत हो जाएंगे। जितना वो दिखाता है उसमें, वो अगर उतना देर तक ले कोई तार पकड़ करके रह जाए तो फिर उसको पानी दीजिएगा, चाहे दूध दीजिएगा, पानी चढ़ाइएगा, हार्ट अटैक तक ले वो चला जाएगा। वो इसमें कह रहा है कि वर्क प्लेस हो या चाहे आप स्विच रूम हो, वहां पे जाके समझ लीजिए कि इसमें स्विच बोर्ड कहाँ है, यहाँ पे प्लग कौन सा है, कि कैसा स्विच है, ये ऑन ऑफ किससे होता है, कि हमारे बल्ब का कनेक्शन कैसा है। या अगर किसी फैक्ट्री में है तो वहां पे देख लीजिए कि भाई मेन बोर्ड ये है, इसको दबिएगा पूरा कनेक्शन खत्म, इसको ऑन कीजिएगा पूरा कनेक्शन चलता रहेगा। तो जितने भी वर्कर होते हैं उनको बता दिया जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जानने की कोशिश करता है तो पूछ लेता है कि सर इधर का लाइन कैसे आएगा, कौन सा स्विच से है, ये वाला दबाओ, ये वाला, हाँ ये वाला ना, ऊपर वाला, हाँ दबा दिया, ठीक है जल रहा है, हाँ ठीक है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्विच इधर का कनेक्शन है। तो ऐसे ऐसे हम लोग या तो वर्क प्लेस पर जाके समझ सकते हैं बल्ब क्या होता है जी, स्विच क्या होता है, प्लग क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, ईएलसीबी क्या होता है, आरसीडी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है। तो एमसीबी जो होता है उसी का बड़ा रूप होता है एमसीसीबी। नाम एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन दोनों में पावर के हिसाब से अलग अलग किया जाता है कि एक का पावर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कनेक्शन यानी कि टोटल लोड को जो लेता है वो सबसे ज्यादा अभी तक शायद 63 एम्पियर का चलता है। इससे और भी होंगे 130 एम्पियर का, 125 एम्पियर का उसमें होंगे, लेकिन घरों की लाइन में यानी कि घर को सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लास्ट 163 तक ले अभी चल रहा है। इससे ज़्यादा भी अगर कहाँ कहीं सप्लाई की होगा तो उसको बांट दिया जाता है, 63 ऐसे कितना बांट देंगे आप। अगर ऐसे अगर वैज्ञानिक निकाल दिए होंगे तो हो सकता है कि 100 पार कर गया होगा एम्पियर का। उसके बाद कहते हैं वेयर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यानी है अगर आपको और भी जानना है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है वहां पर जाइए। ऑल पर्सनली व्यक्तिगत के लिए हु आर द एक्सपोज्ड, यानी कि वहां तक जहां आपको प्रकट हो रहा है कि ये बल्ब है तो इसका कनेक्शन कहाँ है, इसका मेन बोर्ड कहाँ है, इसका स्विच कहाँ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ है, तो इसका कट ऑफ कहाँ है, ये सब हमें देखना है। ये फैन का कनेक्शन कहाँ है, ये बल्ब का कनेक्शन कहाँ है। तो उसके लिए कह रहा है कि यहाँ ऑल पर्सनल यानी कि सभी व्यक्तिगत के लिए, सब आदमी के लिए जानना जरूरी है कि हम कौन सा स्विच हमारे लिए, हमारे तरफ, हमारे एरिया में है, कैसा स्विच है जो यूज हो रहा है, या कैसा लाइन है जो यूज हो रहा है, कैसा कट ऑफ है जो यूज हो रहा है। जो जैसे मान लीजिए कि वर्क ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर होता है तो सभी लोग वहां नहीं जाते क्योंकि उसके बारे में किसी को जानकारी होती ही नहीं है।
जितने मिस्त्री होते हैं वो हाउस वायरिंग के काम कर लेते हैं, पोल पर तार को टचअप करने के लिए, जोड़ने के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में अगर कोई खराबी हो जाए तो वो नहीं करते, क्योंकि उसके मैकेनिक अलग होते हैं, वो अलग पढ़े हुए रहते हैं, वो अलग सीखे हुए रहते हैं। तो जब भी खराब हो जाती है ट्रांसफार्मर, उसको उठा करके फिर वहीं पहुंचाया जाता है जहां से रिप्लेस करके दोबारा आता है। ऐसा कोई मैकेनिक नहीं है जो आकर के वहीं पे बना दे, देखे होंगे जी, उठाता है, खोलता है, लेकर के चला गया, दूसरा ले आकर के लगा दिया। तो सबके अलग अलग होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जहां तक व्यक्तिगत रूप से जो पहुंचता है, उसको पहुंचने के लिए आदमी को समझने की जरूरत होता है कि संभवतः कि शैल बी ट्रेंड, यानी कि हम किस तरह से ट्रेंड रहेंगे कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, किसी को शॉक लग जाए, कहीं पे धारा प्रवाहित हो रहा है, कोई टच हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी अर्थिंग के काम पहले जो पुराने जमाने, अपने कुछ दिन पहले 10-15 साल पहले काम होता था कि कितना लोग कॉल में कनेक्शन करा देते थे, जाइएगा कॉल छूने के लिए, मरेगा था। तो क्यों मरता है जी? तो जब वो अर्थिंग न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है तब वो झटका देने लगेगा, और नहीं तो आपको झटका वो नहीं देगा, हल्का देगा, हल्का धारा प्रवाहित होगा, हल्का देगा। और जब वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा, आपका दीवार में से भी झटका आना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रल अगर कनेक्ट हो गया फेस के साथ तो पूरा दीवार में करंट आपका आना शुरू हो जाएगा। अब दीवार को टच कीजिएगा तो उनमें से भी गनगनाहट आएगा। अब नंगे पांव अगर फर्श पर रहिएगा, उसमें कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें भी आना शुरू हो जाएगा। या आप किसी दीवार हो या दीवार में सटे हुए कपड़ा होगा, उनमें से भी झंझनाहट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग जो होगा वो इस तरह से रनिंग करते जाएगा। तो कल में क्या करते थे कि जब वो न्यूट्रल बन जाता था, तो न्यूट्रल जब भी बनेगा वो आपको झटका देगा, झटका देगा। अब जैसे जाएंगे कॉल पकड़ने के लिए, इसे पकड़ा नहीं जाएगा। अब जाएंगे हम पकड़ने के लिए, पकड़ेंगे, पकड़ने ही नहीं देगा, चल हट, हम अगर अलग मूड में है, हम ऐसे कहेगा वो। तो इस तरह वो पकड़ने नहीं देता है। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट जब होता है तो जब यानी पहुंच जाता है, प्रकट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाने के जहां तक लिए संभव होता है वहां तक लिए आपको ट्रेन होना एकदम जरूरी है कि अगर शॉक लग रहा है या किसी कोई व्यक्ति कनेक्ट हो रहा है या कहीं पे ओवरलोड की वजह से चिंगारी आ रहा है, तो अगर हम जानते रहेंगे तो सबसे पहले हम उसको देखने नहीं जाएंगे, उसको एक बार देख लिए, उसको फिर करके रिटर्न आकर के कहाँ आएंगे, स्विच के पास। मेन स्विच कौन है उसको ढूंढेंगे, ढूंढ करके हम ऑन ऑफ कर देंगे, ऑन है तो ऑफ करेंगे ताकि उसका आर्किंग अब बंद हो जाए, फ्लोइंग बंद हो जाए, करंट का जाना वहां रुक जाए, इसकी वजह से सब कुछ बच जाएगा। तो ट्रेन इन इमरजेंसी प्रोसीडर विद रिगार्ड टू ट्रीटमेंट। अब हम क्या करेंगे कि अगर कहीं भी फॉल्ट मिलता है तो सबसे पहले हम उसको पहले बंद करते हैं। जैसे बल्ब उड़ रहा है, एक उड़ रहा है, दूसरा उड़ रहा है, लाइनें उड़ रहा है, तो जल्दी से जाकर के हम स्विच ऑफ करेंगे। क्या भाई? तो स्विच ऑफ रहेगा, बल्ब के पास धारा जाएगा लेकिन बल्ब उड़ेगा नहीं, फिर करके चलाएगा। पंखा आवाज कर रहा है, जल्दी से जाएंगे और स्विच ऑफ करेंगे। कौन वाला है? पंखा वाला। 1 2 3, हाँ हाई वाला है, बंद हो गया धारा। वहां पंखे का आवाज जब बदलता है तो उठ करके आदमी सबसे पहले पंखा को नहीं देखता है कैसे बाज रहा है, क्या जाएगा, स्विच को पकड़ेगा, स्विच को पकड़ करके ऑफ करेगा, पंखे का आवाज बंद हो जाएगा। भाई तो इसमें कोई ऐसी फॉल्ट हो गया है, कोई ओवरलोड हो गया है जिसकी वजह से पंखे आवाज बदल रहे हैं। तो उसी बात को इसमें कर रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए या तो आप दुकान पर जाकर के पूछ सकते हैं, या जहां पे इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, कनेक्शन है, वहां पे जाकर के आप पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है या इमरजेंसी आ जाती है तो उसको हम कैसे फेस करेंगे। तो उसका क्या आता है, इलेक्ट्रिक इमरजेंसी आता है कि ओवरलोड की वजह से सर्किट होना, बिगड़ जाना, तारों का जुड़ जाना, तारों में धारा का अर्क उत्पन्न हो जाना, या उसके तार के वजह से आग लगने की कोई संभावना है। तो हम देखेंगे कि अरे ये तो यहाँ जल रहा है, ये पहुंचेगा आगे, उसके बाद इधर पहुंचेगा, उधर पहुंचेगा, तो हम सबसे पहले उसको सोचेंगे कि कहाँ से कनेक्शन है, उसको हम तोड़ देंगे। कनेक्शन खत्म, अब यहाँ से अर्क निकलना बंद, सब सप्लाई रुक जाएगा। अब जब तक अब इनका इसका फिर ऑन करके देखेंगे कि इनका कनेक्शन अगर अभी भी जुड़ा हुआ है और जा रहा है, फिर जोड़ेंगे, अब परमानेंटली बंद कर देंगे। जब तक अब इनको सही नहीं करेंगे, इसका फॉल्ट हम ढूंढ करके इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें अब किसी किस्म का हम ऑन करके कोई भी धारा फ्लो नहीं करने देंगे। उसके बाद कह रहा है इसमें कि रिगार्ड, यानी कि ध्यान से, टू द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम। अगर कोई व्यक्ति को शॉक लग गया है या वो पकड़ लिया है, उससे टच हो गया है, तब हम उसको सबसे पहले ऑफ करके धारा को रोकेंगे। उसके बाद वो व्यक्ति सही हो जाएगा, गिर जाएगा, हट जाएगा या नीचे बैठ जाएगा, उससे कनेक्शन टूट जाएगा। टूट जाने के बाद तब वो व्यक्ति से हम जाकर पूछेंगे कि भाई अच्छे हालत में है वो कि नहीं, ठीक है कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं,
कोई दिक्कत है, आवाज़ बढ़ गई है, किस हालत में है, तब जा करके हम उसे उसका हाल चाल लेंगे। सही है, बोल रहा है तो कहेंगे कि भाई थोड़ा आराम कर, पानी चाहिए तो पानी मत दीजिए, दूध पिलाइए उसको, उसकी हरकत को और बढ़ाइए, गर्म कीजिए, हीट कीजिए। अगर बोल रहा है तो कमजोरी महसूस हो रही है तो उसे बगैर डॉक्टर की सलाह से उसे जल्दी पानी मत दीजिए। पानी दीजिएगा बीमार पड़ जाएगा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि सारे ब्लड के सेल उसके सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अंदर का जो पानी भी होता है बॉडी में, जो 70% पानी होता है, ये भी सूख जाएंगे। अब पूरा सूख जाएंगे, रह जाएगा जो मांसपेशियां सूखा हुआ, बोन सूखा हुआ, जिसके वजह से आप अगर ज्यादा देर तक ले कोई भी ज्यादा वोल्टेज का ज्यादा देर तक ले आपके अंदर कोई ऐसी धारा प्रवाहित हो गई, टोटल पानी की मात्राएं खत्म हो गई, वो व्यक्ति बचता नहीं है। बॉडी जलता है ना जी, कोई अगर हाई पावर का कोई व्यक्ति अगर कोई संपर्क हो जाता है तो बॉडी भी पहले तो सबसे पहले पानी खत्म तो हमारे अंदर का सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी एकदम ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, जिसकी वजह से अभी लौ उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। लकड़ी क्यों जलता है? पानी खत्म, जलना प्रारंभ, फ्लेमेबल हो जाता है, और उसके बाद जलते जलते वो कोयला के शक्ल में अब देना शुरू होता है। आदमी भी इसी तरह से हाई पावर के वोल्टेज के साथ अगर कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, या उससे संपर्क हो गया तो उसमें धारा प्रवाहित हो गया, होने के जब तक पानी है तो बहुत तेजी से कम समय में सारे पानी निकाल लेगा, और निकाल करके खत्म कर देगा, और खत्म करके जब सूख जाएगा तब ये अगर उसी में टच है तो आग लग जाएगा, पूरा शरीर आग से एकदम झुलस जाएगा। और अगर कम वोल्टेज का है, पकड़ा, जैसे कोई व्यक्ति देखा, जाकर के स्विच ऑन किया, ऑफ करेगा, छोड़ देगा। अब उतना देर में उसको देखा जाएगा कि 5 मिनट लगा कि 10 मिनट लगा कि आधा घंटा से है कि 15 मिनट से है। अब उसमें अगर वो होश में है तो समझिए कि कम समय में था, बेहोश हो गया है समझिए कि ज्यादा समय में वो है, और अगर वो पीड़ित हो गया है तब जल्दी से उसका उपचार करने की, ट्रीटमेंट करने की उपाय, या तो डॉक्टर से हम सलाह लेंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे, अब डॉक्टर उसे जल्दी जल्दी इंजेक्शन देगा, ब्लड को ताज़ा करने के लिए पानी चढ़ाएगा, डायरेक्टली नहीं, किसमें, वेन के जरिया वो चढ़ाएगा, और उन सेल्सों को वेन के जरिए चढ़ा करके उन सेल्सों को ताज़ा करेगा, फिर उनको रनिंग कराएगा, रनिंग कराने के बाद तब वो व्यक्ति कुछ देर के बाद होश में आएगा, होश में आने के बाद वो बताएगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी थी। अब इलेक्ट्रिक शॉक में ये होता है कि फैक्टर्स ऑफ सेवरिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि विद्युतीय झटके के प्रभाव के गंभीरता के कारक। जी, विद्युतीय झटके के प्रभाव के गंभीरता के कारक क्या होते हैं? तो इसमें कह रहा है कि द लेवल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज किस लेवल का था जी? धारा का प्रवाह क्या था, वोल्टेज क्या था, 220 वोल्ट का था, या 240 वोल्ट का, या 440 का, कि 640 का, कैसा, किस प्रकार के था, कितने टाइप का था, या 110 का था, कितना था, ये उसका हो गया। किसी व्यक्ति को अगर शॉक लग रहा है तो अगर वो कम वोल्टेज का है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, अधिक मीडियम वोल्टेज का है उसको गंभीर दे देगा, बेहोश हो सकता है, बोलचाल बंद, सुनना बंद, सुनेगा भी तो बोल नहीं सकता है, आवाज़ नहीं दे सकता है कि हाँ हम प्यास लग रही है, या पानी चाहिए, या हमें दूध चाहिए, या मिल्क चाहिए, कि जूस चाहिए, कि ड्रिंक चाहिए, कि शराब चाहिए, कि सिगरेट चाहिए, कुछ नहीं वो बोलेगा, क्योंकि वो गंभीर स्थिति में चला गया वो। और हाई वोल्टेज जितना बढ़ेगा शॉक उतना ही तेज लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, अब वोल्टेज जितना कम होगा शॉक उतना ही कम लगेगा। तो ये वोल्टेज पर ही डिपेंड करता है शॉक का, वोल्टेज बढ़ेगा शॉक ज्यादा लगेगा, अगर वोल्टेज कम रहेगा शॉक कम लगेगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ऑफ सिक्योर्ड फ्लो, आपके अंदर जो प्रतिरोधक की क्षमता है, आप क्या पहने हुए थे, ग्लव्स लिए थे कि नहीं, आपका स्क्रीन खुला था, या आप पकड़ लिए हैं, या आप किस लपेटा गए थे, या आपके अंदर वो संपर्क हो गया था, या धारा डायरेक्टली गया है या इनडायरेक्टली गया है। डायरेक्टली पकड़ के ऐसे लिए हैं कि टच होके गया है, आपको मालूम नहीं पड़ा, तो रेजिस्टेंस क्या था, ग्लव्स था कि ग्लव्स के बाद, ग्लव्स था यानी कि वैसे कपड़ा गीला तो नहीं था, जिसके वजह के संपर्क की वजह से कपड़ा के थ्रू चला गया वो, जैसे कपड़ा अब गीला रहेगा, तार में सटे खींच लेगा, आपको खींच लेगा, जिसकी वजह से धारा आपके बॉडी में आना शुरू।
कपड़ा सूखा रहेगा, टच हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गीला रहेगा, टच हो जाएगा, तो कपड़ा पहले खींचा क्योंकि उसमें पानी है, कपड़ा खींच के उसके बाद आपको खींच लेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस किस टाइप से, यानी कि डबल कपड़ा सही पहने थे या नहीं पहने थे, रुकावट सही था आपके बॉडी में या नहीं था, तो हम लोग कपड़ा वैसे पहने अगर रहेंगे कि जिसमें से आसानी से चला जाए, या भींगा हो गीला हो, किस प्रकार का है, ये हमें देखना है कि अमाउंट ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ऑफ करेंट फ्लो किस टाइप से हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ, कैसे हुआ है, हाथ से पकड़ के हुआ है कि ग्लव्स के अंदर घुस गया है, या ग्लव्स था आपके बॉडी में, या वैसा कपड़ा आप पहने हुए थे जिसके वजह से वो घुसा है, या वैसा कपड़ा पहने थे जिसकी वजह से आपके बॉडी में वो संपर्क नहीं हुआ, कंटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद द पाथ ऑफ करेंट टेकन थ्रू योर बॉडी, आपके शरीर में किस माध्यम से गया है, हाथ के टच होने से, कि सिर के टच होने से, कि पैर के टच होने से, या धारा यानी कि तारों में लपेटा जाने की वजह से, या तार खुली थी उस पर पैर रख दिए, या आपको पहले ही से वो खींच लिया, वोल्टेज ज्यादा था जिसकी वजह से आप ग्लव्स नहीं पहने या जा रहे थे या पैर पड़ गया, यानी कि कितना किस टाइप से आप कैसे लिए हैं, हाथ से पकड़ के जाके लिए हैं, खींच में गुस्सा में, आकि आप काम कर रहे थे, पिलास सही नहीं था, पिलास के कवर सही नहीं थे जिसकी वजह से आप टच हो गए, या आप काम कर रहे हैं और नंगे पांव थे जिसकी वजह से आपको अंदर डायरेक्टली अर्थ मिला और आना शुरू हो गया। तो ये सब होता है कि द पाथ ऑफ करेंट, यानी कि किस रास्ते से आया, किस रास्ते से आया, कैसे आया, ये हो जाता है आपके बॉडी में। द लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कितने समय तक करेंट आपके बॉडी में प्रवेश किया, कितने समय तक, 5 मिनट की, 1 मिनट की, 10 मिनट की, आधा घंटा की, 1 घंटा। अब जितना समय बढ़ता जाएगा, समय भी बढ़े, अरे वोल्टेज भी ज्यादा हो, अब कपड़ा भी भींगा हो, तो बहुत तेजी से आज ज्यादा आएगा। समय कम, वोल्टेज ज्यादा, बचने का चांस है, मरेगा, फेंक देगा। अरे वोल्टेज ज्यादा, समय कम, तो भी ज्यादा झटका दे सकता है वो। लेकिन अगर वोल्टेज कम हो, वोल्टेज कम हो, तो लंबा समय लेगा, तब तो जाकर के आपको वैसे ही झटका देगा गंभीरता वाला, नहीं तो वो झटका हल्का देगा, उसके बाद फेंक देगा। तो वोल्टेज कम, वोल्टेज में देखते हैं कोई कोई मिस्त्री होता है कि बिना ग्लव्स के काम कर लेता है, देखे होंगे। तो होता क्या है कि उसके अंदर अर्थिंग जा रहा है, उसके बॉडी में अर्थिंग जा रहा है, लेकिन अब उसको तीसरा व्यक्ति पकड़ेगा ना, तो उसको झटका मारेगा, इसको भी मारेगा। जो व्यक्ति कर रहा है वो समझ रहा है कि हमारे अंदर अर्थिंग आ रहा है, लेकिन हमारा कनेक्शन दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, ये चाहे पानी के साथ नहीं होना चाहिए, पृथ्वी के साथ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो नंगे तारों को पकड़ करके आइट देगा, वो काम कर रहा है। लेकिन अब उसके अंदर अर्थिंग जा रहा है, जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को अगर कोई दूसरा आकर के इसका हाथ पकड़ ले ऐसे, चाहे सिरवा ऐसे पकड़ ले, कानों में पकड़ ले ऐसे, तब इसको भी मारेगा और उसको भी मारेगा, दोनों को मारेगा, क्योंकि अब ई हो जाएगा न्यूट्रल और वो हो जाएगा अर्थिंग। तो न्यूट्रल और अर्थिंग जब भी होता है झटका मार देता है, तेजी से मारता है। वो न्यूट्रल काम करेगा फेस का, अर्थ काम करेगा न्यूट्रल का, जिसकी वजह से झटका बहुत तेजी से मार देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी इसमें करें कि इलेक्ट्रिक फायर और एक्सप्लोजन के क्या कारण है, जैसे आग लग जाता है या उसका विस्फोट हो जाना, कहीं क्यों हो जाता है, तो इसका मेन कारण होता है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड। दो सबसे मेन काम होता है, और तीसरा होता है कारण की कॉज होता है गलत कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन, मजबूती के साथ सही तरीके से हमने कनेक्शन नहीं किया है, कमजोर किया है, वीकली कनेक्शन किया है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड की वजह से हो जाता है। इसमें अलग अलग टाइप इसमें दिया है कि उससे हमें यानी कि आग के चांस कैसे होते हैं और विस्फोटक कैसे हो जाता है, कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यानी कि विद्युतीय उपकरण में भी फॉल्टी, यानी कि कोई भी उपकरण हमने यूज किया और वो ऑलरेडी पहले से फॉल्टेज है, पहले से फॉल्ट है, उसमें किसी किस्म का दोष है, सही कनेक्शन उसके इंटरनली सही नहीं है, चाहे हम एमसीबी यूज करें, चाहे ईएलसीबी यूज करें, अगर वो भी अंदर से खराब है तो वो सही काम नहीं करेंगे। या हम कोई भी इक्विपमेंट यूज करें, फैन करें, बल्ब करें या कूलर करें, एसी करें, यदि अगर ये फॉल्ट है तो फॉल्ट रहने पर इनमें ओवर हीटिंग आएगा। क्या यानी ओवर हीटिंग आएगा, यानी कि ये हीट होंगे, टेम्परेचर जल्दी स्टार्ट करेंगे बंद हो जाएगा। ओवर हीट होगा ना
तो पंखा देखिएगा कि अब धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, ओवर हीट होगा तो स्लो हो जाएगा, वो अपनी रनिंग रफ्तार जो होगा पहले की तुलना में वो कम हो जाएगा हीट होने की वजह से। हीट होगा तो देखिएगा कि जो चीज अभी चल रहा है उसका गति बदल जाएगी, आवाजें बदल जाएगी और स्लोली आ जाएगा वो हीट की वजह से। तो जब हीट हो जाता है ओवर हीट, एज ए रिजल्ट लीडिंग टू ए फायर, यानी कि अब वो आग की तरफ बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जो वायर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो हीट होकर के वो एकदम लाल हो जाएगा एकदम, उसके बाद लौ उत्पन्न करेगा और उत्पन्न करेगा जिसकी वजह से अगर फैन है तो फैन जलेगा, कूलर है तो कूलर जलेगा, एसी है तो एसी जलेगा, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन जलेगा, जो चीज यूज करेंगे वो जलेगा। शॉर्ट सर्किट गाड़ियों में हो जाता है, गाड़ियों में आग लग जाता है, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में आग लग जाता है। तो हीटिंग अगर करंट बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रहा है, धारा जा रहा है, फ्लो हो रहा है, और उसमें कनेक्शन जो भी इक्विपमेंट हमने यूज किया है और वो इक्विपमेंट अगर गलत है, फॉल्ट है पहले से, ऑलरेडी पहले से, तो पहले से रहेगा तो उसमें क्या होगा, जलने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो धारा जब देगा वो बराबर लेगा नहीं, धारा मिलेगा यूज बराबर होगा नहीं, तो होगा नहीं तो वो हीट होगा, हीट होगा तो वो जल उठेगा। उसके बाद सिस्टम भी ओवरलोडेड, यानी कि ओवरलोड के परिणामी जब हो जाती है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा है और उसकी खपत हो नहीं रहा, खपत हो नहीं रहा है। अब खपत है, हम जितना वोल्टेज अगर बढ़ता जाए और खपत हम कर ना पाए, हमारे इक्विपमेंट उतना ले ना पाए, जिसकी वजह से भी टू मच करंट पासेस थ्रू, यानी कि दो तरह से, अगर दो रास्ते से करंट अगर जाता है, प्रवाहित हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, बहुत ज्यादा धारा जा रहा है, तो ओवर हीट होगा। ओवर हीट के कारण होगा ये कि वो विस्फोट या आग लग सकता है, या तो वो विस्फोटक बन जाएगा और नहीं तो वो उसमें आग लग जाएगा। जैसे देखते हैं फैन चलते चलते धुआं दे देता है, धुआं कहाँ से, फैन में से, स्विच ऑफ करो, अब फैन घूम रहा है लेकिन धुआं दे रहा है, तो किसी न किसी वजह से उसमें ओवर हीट हो जाता है, ओवरलोड होगा तो ओवर हीट होगा, जितना लोड बढ़ेगा हीटिंग बढ़ते जाएगा। फैन को बंद करके देखिएगा, थोड़ा देर उसमें टच कीजिएगा, एकदम हीट है वो, क्योंकि वो हीटिंग की वजह से चल रहा है, वो हीटिंग की वजह से। कॉपर के तार बहुत ज़्यादा हीटिंग होते हैं, एल्यूमिनियम के उससे कम, और चांदी के तो उससे ज़्यादा, लेकिन चांदी को लगाएगा लोग तो सारा पोल पर से उतार उतार करके लोग सोनार के यहाँ ले जा करके दे देगा कि देखिए तो आपके यहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, लटक रहा है, इसलिए चांदी का यूज नहीं किया। तांबा के लगा हुआ था थी में टेलीफोन लाइन में, तो लोग थोड़े थोड़े काट काट करके और अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिए, ना ये लटक के अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको सही कीजिए, बढ़िया बढ़िया चीज, कटोरी बनाइए, गिलास बनाइए, चम्मच बनाइए, सब देखिए कितना बढ़िया लटक रहा है, कैसा लग रहा है, तो लोग उतार उतार करके लिखिए। तब सरकार ने ऐसी व्यवस्था किया और सगरे प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं भाई एल्यूमिनियम का तार दौड़ाइए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस जो रुकावट होता है ज़्यादा होते हैं, इनको दौड़ाया। ये तांबा में कम रेजिस्टेंस होते हैं, एल्यूमिनियम में उससे भी कम, थी चांदी में उससे भी कम होते हैं, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उसको फॉलो कराता है। अब एल्यूमिनियम को भी लोगों ने शुरू किया, लेकिन हर जगह जब देखा गया कटने लगा तो छापामारी, और जितने भी स्क्रैप दुकानें थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी अगर क्रय करेगा या विक्रय करेगा, अगर पकड़ा जाएगा तो दंडित किया जाएगा। तो भाई लेने वाला जब कहे कि हम नहीं लेंगे तो देने वाला तो थक जाएगा ना, नहीं लेंगे, बंद, तब से चोरी वो बंद हो गया। तो ये ओवर हीटिंग हो, ओवरलोड होता है। ओवरलोड होने की वजह से होता है कि करंट लगातार जा रहा है, रास्ते में करंट लगातार आ रहा है, लगातार आएगा तो ओवर हीट होगा, ओवर हीट के कारण बनेगा जिसकी वजह से वो आग उत्पन्न कर सकता है या विस्फोट हो सकता है। उसके बाद दूसरा होता है कि ओवर हीटिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, जैसे हम लोग चार्ज करते हैं कोई चीज तो ओवर हीट होने की वजह से वो चार्ज नहीं होता है, बैटरी खत्म, बैटरी फूल जाता है, बैटरी खराब हो जाता है। अब या हम अधिक टाइम तक ले, जैसे मोबाइल अपने देख लीजिए कि बहुत देर तक ले अगर लगाए रख दिए, घंटा 2 घंटा या रात भर, कितना लोग की आदत होता है कि रात में खोज देगा और सुबह उठेगा एकदम पूरा फुल है, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन, महीना दिन करेगा, अब बैटरी की कैपेसिटी खत्म। अब लगाएगा तभी समय चार्ज फुल, चार्ज करेगा या लगाएगा तो घंटों में अब चार्ज होगा, और उसके बाद यूज करेगा तो बस आधा घंटा 1 घंटा किया तो बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, करने का है,
ऐसे क्यों करता है? क्योंकि अब उसमें हीटिंग आ गया, और जब हीटिंग आ गया तो हीटिंग की वजह से उसमें जितने भी मेटल्स लगे हुए हैं या लिक्विड है वो सारे लिक्विड अब फेल है, काम करना बंद। सही। अब चार्ज कीजिएगा ज्यादा समय में, यूज कीजिएगा कम समय तक, ये खराबी आ जाती है। या जिस चार्जर को हमने पहले ऑलरेडी लगा के रख दिया है, लगा के बार बार कौन निकालने जाएगा जी, निकालते हैं फिर तो चार्ज करने के लिए डालना ही पड़ेगा, तो प्लग में हम लोग छोड़ देते हैं। ऑन मोड में अगर छोड़ देंगे तो उसमें बार बार धारा तो जा रहा है ना, आप यूज कीजिए चाहे ना मत कीजिए, अंदर जा रहा है उसमें धारा, और उसमें जितने भी रेजिस्टर लगे हैं या कैपेसिटर है ये सब तो यूज हो रहे हैं। आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे उसका मतलब नहीं, लेकिन उसमें तो फ्लो हो रहा है ना, तो हो रहा है तो वो इसी तरह से हीट होते होते खराब हो जाता है, जल जाता है, धारा का प्रवाह होना अब उसमें बंद हो जाता है। इस कार्य तो चार्जरवा काले ले गए थे, परसों ले गए थे, चाहे 1 महीना ले गए, 6 महीना नहीं हुआ, खराब हो गया, तो ये उसकी लापरवाही नहीं, अपनी लापरवाही होती है। या हमने खरीदा, खरीदने करके लाया, ला करके देखा फॉल्टी है, वो पहले से ऑलरेडी उसमें फॉल्ट है। जैसे हम लोग कई टाइप के खरीदते हैं, सस्ता हुआ, महंगा हुआ, महंगा लेते हैं, सस्ता लेते हैं, लोकल उसी में आता है, तो उसको अगर हम ले लेते हैं, ले करके लगा दिए, वो हीट होता है, चार्जिंग नहीं करता है, तो हीट हो जाने के ऑलरेडी अगर उसमें कोई किस्म की खराबी होगा तो वो हीट होने के कारण उसमें कोई किस्म का पोर्टेबल नहीं होगा, यानी कि वो यूज करने के लायक नहीं होगा। वो यूज होगा दिखाएगा कि चार्ज में लग रहा है, उठा लिया, एकदम उठा लिया, चार्ज हो रहा है, 1 घंटा टहल के आइएगा पूरा इत्मीनान होकर प्रतीक्षा करने के बाद तो देखिएगा अभी तो 10%, 1 घंटे में 10%, फिर कहिएगा कि अच्छा आधा घंटा और लगा के देखते हैं, फिर लगाइएगा तो 2% बढ़ा है, 12%। अरे ये कौन हो, क्या बीमारी हो गया? अब टेंशन हो जाता है कि मोबाइल में खराबी है कि चार्जर में खराबी, डबल टेंशन। तो चार्जर बदल के देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि नहीं, चार्जर तो सही खराब है, मोबाइल सही है। अगर मोबाइल के बैटरी हीटिंग हो गया, पिन उसका डैमेज हो गया, तो हम क्या करते हैं, चार्जर बदल के देखते हैं। अब सारे चार्जर उसी तरह से चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि मोबाइल खराब। अगर चार्जर दूसरा बदल के हम जो चार्जर यूज कर रहे हैं उस चार्जर से हीटिंग दिखा रहा है कि बहुत स्लोली हो रहा है, दूसरा लगाते हैं, हो गया, और इसका मतलब कि अपना चार्जर खराब है। तो इस तरह से हम लोग चार्जर चेंज करते हैं, और उस तरह से मोबाइल के बैटरी जो होता है उसकी पता लग जाता है कि ये बैटरी अब नहीं चल रहा है या बैटरी में खराबी आ गया है। तो इसमें होता है कि ओवर हीटिंग ड्यूरिंग चार्जिंग जो होता है, में पोर्टेबल मोबाइल डिवाइसेस कैन बी बिकम हॉट ड्यूरिंग, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाने के कारण वो चार्जिंग प्रोसेस तो होता है, दिखाता है, दिस इज पार्टिकुलरली, यानी कि वो नियमित रूप से दिखाता है, साधारण तौर पर जैसा होता है वैसे ही दिखाएगा कि हम चार्ज कर रहे हैं, हो रहे हैं। अब हमको ये मत कहिए कि हम काहिल है, हम लेजी है, सुस्त है, अब देखिए चार्ज हो रहे हैं, लगा दिए, चार्ज में लगा दिए, हो रहे। लेकिन इन द केस इफ, यानी कि ऐसी मामला यदि द इक्विपमेंट इज द फॉल्टी, यानी कि उसमें कोई ना कोई किस्म का दोष हो गया है, फॉल्ट हो गया है, और फोर ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी कि बहुत खराब, जैसे काउंटरफिट, लोकल काउंटरफिट, जैसे लोकल मोबाइल फोन, बैटरीज और चार्जर। मोबाइल फोन का या तो बैटरी लोकल होगा जिसकी वजह से हीटिंग हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है कंप्लीटली सही से, और ज्यादा देर टाइमिंग नहीं दे रहा है, या आपका चार्जर लोकल होगा जिसकी वजह से सही से कार्य नहीं कर रहा है, और जिसको कारण है कि आपका टाइम ज्यादा होता है। उसके बाद होता है कि इक्विपमेंट में भी, जो भी उपकरण होता है वो मिसयूज करने से भी आप में खराबी आ जाती है। मिसयूज, खराबी तरीका से, गलत तरीका से, जैसे कोई प्लग होता है, एग्जाम्पल के तौर पर है कि इट मे बी कनेक्टेड इनटू द मेन सप्लाई बाय पुशिंग। अब आपको धारा का चाहिए, जिस व्यक्ति को अगर बल्ब जलाना है तो वो 220 पर जलाएगा, जल जाएगा, 11,000 में ले जाकर खोज दे, ऐसे जलेगा, फाड़ देगा, वो विस्फोट कर देगा। आपको मोबाइल चार्ज करना है, डायरेक्टली कहेगा बे कौन बिल जमा करे जाए, 2 तार 11,000 पर लटका था, लिया क्या चार्ज कीजिएगा, जौन मशीन यूज कीजिएगा वो उड़ा देगा वो। तो इस तरह से इसमें कह रहा है कि मिस यूज, यानी कि गलत तरीका से आप यूज करेंगे, तो गलत तरीका से यूज करने के बाद वो कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट की वजह से जो भी सप्लाई होगा पुशिंग करेगा बेयर वायर, यानी कि यार चाहे
आप गलत कर दिए। जो तार सुटेबल लगाना है, जहां यूज करना है उसको अगर यूज करेंगे तो वो सही काम करेगा, और उसी को अगर बदल देंगे तो शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करेगा, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरी जगह पड़ेगा। तो जैसे प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल। तो आप जिस तार को, जैसे मान लीजिए कि हम वो प्लग है इन्वर्टर का, है ना जी, इन्वर्टर में उस वो अगर मान लो खराब हो गया, हमने क्या किया, तोड़ दिया। अब उसका फेस टू फेस अगर प्लग में लगा रहे हैं तो फेस टू फेस लगाएंगे तो सही काम करेगा, लेकिन फेस टू न्यूट्रल लगाएंगे वहां पे वो अगर बकस दिया तो सही है, नहीं तो वो विस्फोट कर देगा। वो तो विस्फोट करेगा, आग का कारण हो जाता है या वो जल जाएगा। तो ऐसे अगर हम मिस यूज करते हैं कि जो भी हम प्लग यूज करते हैं या कुछ भी हम यूज करते हैं, तो सॉकेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो रेदर द यूजिंग प्रॉपरली प्लग, यानी कि जैसा हमें यूज करना चाहिए कि किधर उसका फेस है या किधर उसका न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल टू फेस कभी यूज नहीं किया जाता है। जब भी यूज करें फेस को फेस के साथ, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ, तो आपके हर चीज सही रहेंगे। और नहीं तो ही कनेक्ट गड़बड़ होगा। कनेक्ट अगर कनेक्टिंग गड़बड़ होगा तो आपका विस्फोट का कारण हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अर्क दे देगा, फायर, आग लग जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि ए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, अगर कोई भी आपका ज्वलनशील वातावरण है, पहले ही से ज्वलनशील वातावरण, जैसे कपड़े जला रहे हैं या कहीं भट्टी है, आग का भट्टी है, या फैक्ट्री है आग का, या फिर लोहे का फैक्ट्री है, वहां पे आग बहुत ज्यादा है, तो फ्लेमेबल तो मतलब जलने योग्य कोई भी वातावरण है, कि वो वातावरण जैसे हीटिंग, मान लीजिए कि हीट ज्यादा है, कोई भी चीज में हल्का भी अगर आग लग जाए पूरा एकदम फैल जाएगा। उस तरह से कह रहा है कि एक फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में बी प्रेजेंट विच इलेक्ट्रिसिटी इग्निटेड, यानी कि अगर जो वातावरण है वो आपका पहले ही से प्रज्वलन करने वाला है, ज्वलन करने वाला है, जलने वाला है, और उसमें अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोई किस्म के ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है लौ का, तो दिस कैन हैपन इन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। अब दोनों तरफ हीट बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ हीट बराबर होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के और दूसरा आपका एटमॉस्फेयर का। अब इस दोनों के बीच में यदि कोई भी फ्लेमेबल चीज होगा या कंबस्टिबल चीज होगा तो वहां पे आग लगना एकदम निश्चित है, समझे। इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज आ रहा है, एटमॉस्फेयर का पूरा वातावरण एकदम ज्वलनशील है, हीट है पूरा एकदम, उस बीच में अगर कोई भी ज्वलनशील चीज है, फ्लेमेबल चीज है, तो वहां पे आग का लगना एकदम जरूरी है, क्योंकि कोई भी जलने वाले चीजों के लिए 60 डिग्री बिलो एंड 60 डिग्री ऑफ चाहिए। 60 डिग्री टेम्परेचर बिलो या 60 डिग्री आप टेम्परेचर ऑफ चाहिए, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जैसे ही एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो आग लगना एकदम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम लोग गर्मी में धूप में ज्यादा देर नहीं रह सकते, धूप में रहेंगे सिर गरम, देह गरम, कपड़ा गरम, सब कुछ गरम हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरा हीट ले लिया है। अगर ये हीट 60 डिग्री तक ले पहुंच जाए तो आपके शरीर पर आग लग जाएगा, ये हीट होकर। कपड़े जो वस्त्र पहने हुए रहेंगे, तो वस्त्र जो पहने हुए रहेंगे 60 से जरा सा भी थोड़ा पहले होगा तो ये हीट हो, इतना हीट ले लेगा कि आपके बॉडी पर एकदम जलना शुरू, आग के कोई जलाने की जरूरत नहीं है, आप आग पकड़ लेगा। हीट होगा, ऑक्सीजन में घूम रहे हैं आप, आग लगा देगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि द रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि उससे भी आग लग जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर हम गलत तरीके से लाते हैं इनटू एंड द ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टिंग फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, यानी कि जहां पर पहले ही से ज्वलनशील तापमान है, और वहां पे अगर हम गलत तरीका से लाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जहां चूल्हा है, पहले तो चलता था, अब तो आ गया ना गैस सिलेंडर आ गया जी। अब गैस सिलेंडर आ रहा है तो जहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी बन रहा है किसी चीज के जलने से, किसी फैक्ट्री की वजह से, और वहीं से अगर हम धारा ले जाए, तार ले जाए वायर, तो उसके इफेक्ट पड़ेगा तार पर, और तार ऑलरेडी पहले ही से है, तो उस तरीका से भी क्या होता है कि उसका परिधि बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, या तो तार को गलाएगा, ना तो दोनों मिल करके जिस जगह पर है उस जगह में आग एकदम फैला देंगे, लगा देंगे।
उसको विस्फोटक बना देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि द फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर इज एक्सीडेंटली, कोई भी फ्लेमेबल चीज होता है या फ्लेमेबल वातावरण होता है वो समझिए कि पहले ही से ऑलरेडी एक्सीडेंट के लायक है, एक्सीडेंट होने के लायक है, यानी कि जलने के लायक है। कोई भी चीज वहां रहेगा तो वो समझिए कि वो जलने के काबिल है, इसलिए उस जगह पर हटा दिया जाता है। फ्लेमेबल चीजों को पहले हटाया जाता है तो उस इक्विपमेंट को यानी कि एक्सीडेंटली क्रिएट करता है, यानी कि वो जो भी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर होता है वो वातावरण जहां पे जलने के लिए टेम्परेचर ऑलरेडी मौजूद है, अवेलेबल है, और वो एकदम एक्सीडेंटली क्रिएट करता है, यानी कि एक्सीडेंट क्रिएट करने के ताक में रहता है कि कोई चीज मिल जाए तो हम जला दे, कोई चीज हमें फ्लेमेबल मिल जाए तो हम मुझे आग में तब्दील कर दे, बदल दे। तो ऑलरेडी वेयर इज द इन एन एरिया, यानी कि जिस एरिया पर जहां इट इज वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, यानी कि कोई भी वहां पे अगर कुछ प्रकट नहीं हो रहा है तो या उसके फैलाव अगर कम हो रहा है तो कम होगा तो आग नहीं लगेगा। अब फैलाव अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके वजह से वो आग पकड़ लेगा और आग लग करके पूरा आगे आग हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी पहले ही से वातावरण में है तो वहां पे पहले ही बचाया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिक या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर जाता है उसको वायर ऊपर रखा जाता है। कोई भी हैंगिंग किया जाता है तो 20 फीट 25 फीट के ऊपर क्यों किया जाता है, हैंगिंग किया जाता है ताकि नीचे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ उसके संपर्क में ना आ जाए। एक तो ऊपर सूरज के प्रकाश पड़ेगा तो वो हीट लेगा, और उसके बाद से अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा है, खुला जा रहा है, खुला जाएगा, जाने के बाद इसका हीटिंग होगा, वो हीट नीचे वाला हीट ये सूरज के प्रकाश का दोनों मिलेगा तो ये बीच में रह करके एकदम जलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 20 फीट 25 फीट देखिए कि ऊंचाई पर वायर रहता है, और वो जो हाई टेंशन का तार होता है जो 33,000 वोल्ट का चलता है वो देखिएगा इससे बहुत 50 फीट ऊंचा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर उसमें वोल्टता ज्यादा है तो उसमें हीटिंग भी ज्यादा होगा, और हीटिंग ज्यादा होगा तो वो अगर नजदीक रहेगा तो नजदीक रहेगा, जैसे 20 फीट की जगह पर ये 11,000 रहता है, उसकी जगह पर अगर 33,000 है तो हो सकता है कि कोई भी जैसे लग ही ले जा रहा है, कोई भी या चाहे ऊपर हाइट पर कोई ऐसी लोड जा रही है वहां से जलना शुरू हो जाएगा। आदमी जा रहा है खींचना शुरू कर देगा, यानी कि उसके करीब जाएंगे तो 1 मीटर 2 मीटर के दायरे में अगर रहेंगे तो वो इग्निशन छोड़ता है, और उस इग्निशन के अंदर में रहेंगे तो आपके अंदर भी इग्निशन आएगा, उसके धारा जो होगा प्रवाहित होगा और आपको खींच सकता है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, आकर्षित करके सटाएगा। या उसके पोल जो होता है पोल, उस पोल के इर्द गिर्द आदमी ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि गलती से अगर उस पोल में किसी किस्म के धारा कनेक्शन हो गया होगा या टच हो गया होगा तो टच हो जाने के क्रम में पोल में आएगा, पोल के इर्द गिर्द अगर जाएंगे तो पोल में जो धारा होगा उसके वजह से आपको आकर्षित कर लेगा, एकदम अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके सटा लेगा, जिसकी वजह से पूरा एकदम बॉडी में फ्लो करंट होगा, उसके बाद आप मृत हो जाएंगे। तो उसको बहुत सेफली पहुंचाया जाता है और बहुत हाइट होता है। तो रॉन्ग टाइप का अगर कोई भी कनेक्शन होता है या कोई भी अगर एटमॉस्फेयर ज्यादा होता है तो उस एटमॉस्फेयर की वजह से हीटिंग ज्यादा होगा, फैलेगा, जितना फैलेगा उस फैलाव की वजह से आग पकड़ लेता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में प्रोड्यूस होते हीट होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर यूज होता है तो वो हीट उत्पन्न करता है, क्योंकि और या स्पार्क करता है एज पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन में देखिएगा कि कोई भी तार अगर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको कनेक्टिंग बंद करके पकड़िएगा, छुइएगा तो उसमें से गर्मी आपको उसमें महसूस होगा। तो वो जो भी होता है यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर यूज कर रहे हैं, फैन है यूज किए, थोड़ी देर के बाद उसको जाकर के टच कीजिएगा, हीटिंग महसूस होगा। आयरन यूज करते हैं, इधर आयरन का नीचे वाला प्लेट में कनेक्शन नहीं होता है, कनेक्शन अगर उसमें रहता है तो जरा सा भी गलती से कई बार टच हो जाता है, मार देता है आपके। कहाँ आयरन फेंकाता, कहाँ आप फेंकाते, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं रहता है, कनेक्शन उसके ऊपर रहता है और वो हीट होता है, उसका हीटिंग आयरन के उस प्लेट पर जाता है जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है, और हीट को करके आप किसी भी कपड़े पर रखते हैं तो आसानी से प्रेस हो जाता है। अगर उसमें गलती से कनेक्शन चला जाए तो उसका कनेक्शन आपके बॉडी में करते करते कहीं हाथे पर आ जाए तो मार देगा झटके, तो उसमें कनेक्शन किसी भी किस्म का नहीं है। या फैन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद उसको ऑफ कीजिएगा तो देखिएगा उसमें कुछ न कुछ देर तक ले हीटिंग वो रहेगा। गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा फैन चला देने के बाद क्यों करता है आदमी कि थोड़ा देर इसको रेस्ट दिया जाए,
आधा घंटा गर्मी बर्दाश्त किया जाए और इसको रेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो हीट हो जाने के बाद ये गल सकता है, जल सकता है और ये खराब हो सकता है। उसके बाद इसमें होता है कि इफ इट इज पुअरली पोजीशन नेक्स्ट टू ए फुल वेस्ट पेपर, और अगर बीन यानी कि अगर बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए कि यह हीट हो गया, हीट होने के बाद ये आपस में अगर टच रहा है या उनमें से इग्निशन निकल रहा है या उसके आर्क निकल रहे हैं, तो ये आर्क अगर जा रहा है नीचे और कोई ऐसी वेस्ट चीज रखा है, जैसे आदमी बाहर में तोड़ के रख देता है, और वहां पे अगर कोई ऐसी वायर है जो आपस में टच हो रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है या आपस में सट गया है ओवर हीटिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से आर्क देने लगा, वो आर्क टूट टूट करके प्लास्टिक से नीचे गिर रहा है, तो बीन अगर रखा रहेगा यानी कि डस्टबिन जो रहेगा उस बीन में पड़ेगा, तो बीन में जितने भी पेपर पड़े हुए रहेंगे, कागज पड़े हुए रहेंगे या कपड़े के टुकड़ा पड़े हुए रहेंगे, ये सब जलना प्रारंभ हो जाएगा। अबू जलेगा तो दीवार के करीब में है तो दीवार जलेगा, इस तरह से धीरे धीरे पर्दा है तो पर्दा जलेगा, जितने भी रहेंगे ये सब धीरे धीरे पकड़ करके पूरा आग फैला देंगे। तो कहा भाई तो शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। उसके बाद होता है कि कॉमनली इट में स्टार्ट ए फायर, यानी कि उनके अर्क गिरने की वजह से इसमें आग लग जाता है, और आग लग जाने के बाद इसके बाद होता है कि अनकॉमन कॉज ऑफ ओवर हीटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज पुअर इंटरनल कनेक्शन। अगर हम बहुत ही कमजोर नाजुक बेकार तरीका से, गलत तरीका से किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जुड़ाव गलत तरीका से होगा तो उनके वजह से जो धाराएं फ्लो होती है उनके वजह से उसमें विस्फोटक आएगा, धारा हीटिंग होगा और हीट होकर के गलत कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से आग लगने का चांस होता है। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर ज्वाइन टूगेदर, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट को हम अगर दूगो को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर सही तरीका से ज्वाइंट हुआ होगा तो उसमें कोई किस्म का हीटिंग नहीं होगा, गलत हीटिंग ज्यादा नहीं होगा। अगर हीटिंग होगा तो उनको आग लगने का चांस नहीं होगा। अगर सही से जुड़ाव नहीं हुए होंगे तो वो हीटिंग होगा कि वहां पे आग जल सकता है, और वो उस जुड़ाव के कारण जो उसके इर्द गिर्द जो प्लास्टिक होता है पहले हीट होकर के उसको पकड़ेगा और पकड़ करके सीधे लंबा एकदम भागना अब शुरू हो जाएगा। इसीलिए गलत कनेक्शन होगा, जल्दी फॉल्ट हो जाएगा, जल्दी आग पकड़ लेगा, और अगर सही कनेक्शन रहेगा तो वो बहुत अच्छी तरीका से चलेगा। अगर वेल्ड, जैसे मस्ट बी वेल्ड मेड एंड सिक्योर, अगर हम आप उसको सही तरीका से हमने कनेक्ट किया, उसके बाद उस पर टेप मार दिया, उसका जुड़ाव एक तार से दूसरे तार में नहीं हो रहा है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में गलत तरीका से उसका जुड़ाव नहीं हो रहा है, जिसके वजह से उसमें किसी भी किस्म का आर्क नहीं आएगा, कोई भी हीटिंग नहीं होगा गलत तरीका से, वो हीट से आपस में सटेंगे नहीं, और जब सटेंगे नहीं तो वो सही रहेंगे, सही काम करेंगे। अगर सट जाएंगे तो वो जल जाएंगे, हीट ज्यादा होगा और हीट ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल सकते हैं।